जय हिंद। उम्मीद है कि पिछली क्लास में मैंने आपको जो भी बताया था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम पढ़ेंगे हमारे बायोलॉजी की क्लास 3 और इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या होता है डीएनए और आरएनए और उसके अंदर डिफरेंस तथा डीएनए में क्या होता है और आरएनए में क्या होता है वगैरह वगैरह समझेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस से हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा द्रव्य भरा होता है? केंद्रिका द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड तथा न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? कोशिका के अंगों को गाइड करना, जिसके अंदर डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। वो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक के ऊपर निर्धारित होता है। लाइसोसोम के अंदर कौन सी एंजाइम भरी होती है? कौन सी एंजाइम? वो होती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सी एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम का काम क्या होता है? कोशिका के अंगों को गलाना। क्या काम होता है? कोशिका के अंगों को गलाना। हर कोशिका के बीच पानी भरा होता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। तो केंद्रिका द्रव्य ज़्यादा जरूरी होता है या कोशिका द्रव्य? भैया दोनों ज़्यादा जरूरी होता है। तो इन दोनों को मिला के बन गया जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को हम अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं हम अंग्रेजी में? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म। कुछ कोशिका इधर से उधर जा सकती है। उनके ऊपर कुछ छोटे तथा कुछ बड़े बाल होते हैं। मैंने आपको यह कल बताया था। बड़े वाले बालों को हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला। और छोटे वाले बालों को हम क्या कहते हैं? सीलिया। क्या कहते हैं हम? सीलिया। राइबोसोम के अंदर कौन से दो प्रकार होते हैं? 70S और 80S। मानव को रंग कौन देता है? ये देखिए एक नया टॉपिक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मानव के अंदर जो रंग होता है ना, वो मेलानिन देता है। इसे हम इंग्लिश में मेलानिन पिगमेंट भी कहते हैं, पिगमेंट। और हिंदी में हम इसे डायरेक्टली मेलानिन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसे हम लॉन्ग फॉर्म में यानी कि फुल फॉर्म में मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। मेलानिन पिगमेंट का काम होता है हमारे शरीर को कलर देना। जिसके अंदर मेलानिन ज़्यादा रहेगा वो एकदम मतलब चिंपैंजी की तरह काला होगा, और जिनके अंदर मेलानिन कम होगा वह लोग अच्छे से गोर कहलाएंगे। ज़्यादा गोरे लोग कहाँ रहते हैं? पोल्स के आसपास। पोल्स किसे कहते हैं? जो हमारी धरती है उसके नीचे का तथा ऊपर का भाग पोल कहलाता है। तो उस हिस्से के देशों में जो सूर्य की गर्मी है वह ठीक से नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहाँ के लोग गोरे होते हैं और उन लोग के ना मेलानिन भी कम होता है। पर देखिए मेलानिन की एक खासियत होती है। जो लोग मेरे तरह काले रहेंगे ना, मतलब मैं काला नहीं हूँ, मैं सांवला हूँ, जो लोग सांवले रहेंगे ना उनको कैंसर काफ़ी ज़्यादा कम होगा। उनकी जो बॉडी है वो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से काफ़ी अच्छे से बची रहेगी। पर जो लोग गोरे होते हैं उनके अंदर मेलानिन कम होता है। मेलानिन का काम होता है हमारे शरीर को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाना। अगर मेलानिन कम रहेगा तो अल्ट्रावायलेट रेस हमारे बॉडी पे लगेगी, तो गोरे लोगों के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस सीधी लग जाती है, मतलब सीधा अल्ट्रावायलेट रेस उनकी बॉडी पे गिरती है, इसलिए उनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैंसर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्क। क्या कहते हैं हम? कर्क। प्लास्टिड के अंदर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है भोजन निर्माण। क्या काम होता है? भोजन निर्माण। क्लोरोप्लास्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। ये हरा रंग देता है पत्तियों को तथा पेड़ को, पर ये फलों को हरा रंग नहीं देता। ठीक है।
इसके अंदर हरा रंग देने का काम किसका होता है? क्लोरोफिल का। कौन हरा रंग देता है? क्लोरोफिल। दूसरा कौन सा अंग आता है प्लास्टिड का? ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवर्णित लवक। अवर्णित लवक सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा, इसके अंदर कोई भी रंग नहीं होगा। इसका काम क्या होता है? भोजन स्टोर करने का। अब हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णित लवक। क्या कहते हैं? वर्णित लवक। इसका काम फलों को रंग प्रदान करना होता है। इसका काम फलों को रंग प्रदान करना होता है। किसका काम होता है रंग प्रदान करना फलों को? क्रोमोप्लास्ट का काम होता है, वर्णित लवक। आलू का हरापन किसके लिए हो? आलू का जो पीला रंग होता है वह सेलोलीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सेलोलीन की वजह से। किसकी वजह से होता है? सेलोलीन की वजह से। और जो आलू के अंदर हरापन होता है वह ऑक्सीजन की कमी से होता है। देखिए दोनों अलग चीज़ें हैं। आलू का जो नॉर्मल कलर होता है पीला वाला, उसे रंग प्रदान करता है सेलोलीन, और जो हरा हो जाता है वो उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए वो हरा हो जाता है। इसलिए आलू को कभी भी एक जगह बटोर के नहीं रखना चाहिए, फैला के बढ़िया से रखिए ताकि उसको ऑक्सीजन अच्छे से मिले। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन, चुकंदर का लाल रंग विटामिन, मानव की कोशिका गोल होती है तथा पादप की कोशिका चौकोन होती है। मानव का ऑक्सीजन किस में जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यूकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका ऑक्सीजन कहाँ जाता है? जीव द्रव्य में। कहाँ जाता है? जीव द्रव्य में। उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता प्रोकैरियोटिक में। ठीक है। डीएनए इज अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, डीएनए इज अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंचे ने किया था तथा हेक्सेले ने बताया था कि यह जीवन का आधार है। ठीक है। किसने बताया था कि जीव द्रव्य जीने का आधार है? हेक्सेले ने। और उसका नामकरण किसने किया था? पुरकिंचे ने। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? प्रोकैरियोटिक के अंदर काफ़ी कम अंग होते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंग होते हैं। आपको इन दोनों के अंग याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। माइटोकॉन्ड्रिया की अच्छे देखिए, अब रिवीजन ख़त्म हो गया, अब हमारी मेन क्लास में हम आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की क्रिस्टी में 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है जो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन देता है। अब ये देखिए, जो कोशिका होती है ना, उसके अंदर सारे अंग तो आराम से काम कर रहे थे, पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो बोलता है कि ऑक्सीजन तो फेफड़ा बार बार दे रहा है, हर सेकंड देते जा रहा है, तो हम तो कभी रुक ही नहीं सकते। जन्म होने से तथा मरने तक माइटोकॉन्ड्रिया काम करता ही रहता है। तो ये बोलता है कि जो राइबोसोम प्रोटीन देता है ना, वो मुझे थोड़ा कम पड़ता है, इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अपने अंदर प्रोकैरियोटिक वाला 70S वाला राइबोसोम रखता है जो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को ही प्रोटीन देता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी ना काफ़ी चालाक होता है, किसी को बताता नहीं है कि मेरे पास 70S वाला राइबोसोम है, नहीं तो राइबोसोम 80S वाला उसको देगा ही नहीं ना। बहुत चालाक होते हैं सब। और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक का लक्षण माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक का लक्षण किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया का काम हमेशा काम करता ही रहता है, ये तो मैंने ही बताया। अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जो हमेशा काम करता रहता है एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के? बताइए, आपको क्या लगता है? इसका आंसर है प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारे जंतु के अंदर नहीं होता है, यह मात्र पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है। पर देखिए, हम खाना खा लेते हैं, हमारा पेट भर जाता है, हम 2-3 घंटे पे कुछ खाते रहते हैं तो हमारा पेट भरा रहता है,
पर जो पादप होते हैं ना, उनका खाना हमेशा बनता रहता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके खुद से बनाते हैं खाना। हम तो क्या है, पकाते हैं खाना। बनाता तो वो खेती वाला है ना, क्या कहते हैं, सीबीएसई वाले उसको फार्मर कहते हैं, और हम क्या कहते हैं उसे, किसान। किसान की इज्जत हमेशा करिएगा, उसके बिना आप जी नहीं पाएंगे। तो प्लास्टिड में भी 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है। इसके अंदर पाया जाता है प्लास्टिड में। तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड के अंदर 70S वाला राइबोसोम पाया जाता है, जो कि मात्र उनको ही प्रोटीन बना के देता है। उनको ही मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का 70S वाला राइबोसोम मात्र माइटोकॉन्ड्रिया को ही देगा, और प्लास्टिड वाला राइबोसोम 70S वाला वो सिर्फ प्लास्टिड को ही देगा। और ये लोग इतने चालाक होते हैं कि आजू बाजू को किसी को नहीं बताते कि मैं 70S वाला राइबोसोम लेके रखा हूँ, नहीं तो जो 80S वाला है तो इन लोग को देगा ही नहीं, तो ये लोग भूखमरी से मर जाएंगे। अब आगे देखिए, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने तो की थी, परंतु उसके अंदर कुछ तो रिंग जैसा है, इसकी खोज की थी नहीं, इसका नाम दिया गया क्रोमोसोम। इसकी खोज वाल्डेयर ने की थी। अब न्यूक्लियस की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन करके चले गए, आराम से अपना मर गए वो, पर उसके अंदर उसको और जूम करके देखा गया न्यूक्लियस को, तो उसके अंदर पता चला कुछ रिंग जैसा है। उसके अंदर क्या है, रिंग जैसा है, जिसको नाम दिया गया क्रोमोसोम। क्या नाम दिया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने। किसने की थी, वाल्डेयर ने। उसको और जूम करके देखा गया तो पता चला कि वो डीएनए है। सबसे पहले डीएनए कार्लसबर्ग ने देखा था। अब बताइए, जो रॉबर्ट ब्राउन था कितना बड़ा बकलोल था। अगर हल्का सा और जूम कर लेता तो हम लोग को इतने सारे नाम नहीं पढ़ने पड़ते, पर बकलोल तो बकलोल ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्रोमोसोम को और जूम करके देखा गया तो क्या पता चला, उसके अंदर डीएनए है। डीएनए की खोज किसने की थी, कार्लसबर्ग ने। किसने की थी, कार्लसबर्ग ने। डीएनए की खोज कार्लसबर्ग। यह रिंग जोड़े में होते हैं और हमारे अंदर ऐसे 23 जोड़े होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं हम, गुणसूत्र। हमारे अंदर ऐसे 23 जोड़े में गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े से हटा देंगे तो होंगे 46। कितने होंगे, 46। तो हमारे अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में पकड़ेंगे तो 23 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। डीएनए का डिजाइन तैयार किया था वाटसन एंड क्रिग ने। तो देखिए, अब तो वो जूम करके देख लिया, उसका उसने फोटो नहीं खींचा था, तो उसने दुनिया को बताया कि इसके अंदर ऐसा कुछ तो है डीएनए जैसा। उसके अंदर क्या है, डीएनए का शेप कैसा होता है, रिंग जैसा। उसको वो रिंग जैसा रहता है। तो फिर जब उसने बताया कि यह डीएनए है, तो फिर डीएनए का डिजाइन भी तो तैयार करना पड़ेगा ना, दुनिया को बताना पड़ेगा कि डीएनए ऐसा होता है। तो फिर उसका जो डिजाइन तैयार किया था, उसका जो मॉडल तैयार किया था, वो किया था वाटसन एंड क्रिग ने। वाटसन तथा क्रिग ने। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना। डीएनए को और खींच के देखा गया तो पता चला उसमें जीन है, और उसकी खोज की थी जॉनसन ने। जीन की खोज किसने की थी, जॉनसन ने। डीएनए को और जूम करके देखा गया तो क्या पता चला, उसके अंदर जीन है, और जीन की खोज किसने की थी, जॉनसन ने। किसने की थी, जॉनसन। जीन के अंदर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यह जीन के अंदर पाया जाता है। तो ये देखिए, इसके अंदर इतने सारे नाम है, तो एक बार फिर से रिवाइज मार लेते हैं। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस के अंदर कुछ रिंग जैसा है, जिसको नाम दिया गया क्रोमोसोम। उसकी खोज की थी वाल्डेयर ने। डीएनए को नहीं, उस क्रोमोसोम को और जूम करके देखा गया तो पता चला उसके अंदर डीएनए है। उसको सबसे पहले डीएनए को देखा था किसने, कार्लसबर्ग ने। वह रिंग जोड़े में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र। क्या कहते हैं हम, गुणसूत्र।
गुणसूत्र को ही हम अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र को हम अंग्रेजी में क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए का डिजाइन तैयार किया था वाटसन तथा क्रिग ने। किसने तैयार किया था? वाटसन तथा क्रिग ने। डीएनए को और खींच के देखा गया तो पता चला उसके अंदर जीन है। जीन की खोज किसने की थी? जॉनसन ने। जीन के अंदर क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, तो हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की केंद्रिका द्रव्य के बारे में। केंद्रिका द्रव्य किसमें होता है? केंद्रक में। ठीक है, तो केंद्रिका द्रव्य इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। आरएनए प्रोकैरियोटिक में होता है, डीएनए यूकैरियोटिक में होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको काफ़ी पहले ही बताया था, शायद से मैंने पिछली क्लास में बताया था। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरएनए। और राइबोज को भी जब हमको फुल फॉर्म में बोलना होता है तो हम राइबोज ना कह के राइबो कहते हैं, ताकि थोड़ा और इजी पड़े बोलने में। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइऑक्सिक राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होता है? डाइऑक्सिक राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को चेंज किया था हरगोविंद खुराना ने। देखिए, डीएनए के अंदर कैसी इंफॉर्मेशन होती है। अब हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो डीएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि आने वाले बच्चे के अंदर एक नाक रहेगी, उसके अंदर 2 छेद रहेगा, 2 आँख रहेगी, 2 कान रहेंगे, 2 पैर रहेंगे, 2 हाथ रहेंगे, एक दिल रहेगा, एक लीवर रहेगा, 2 किडनियाँ होंगी। तो फिर ये सब जो काम होता है उसका काम होता है डीएनए का। आपकी अभी जो मैं लर्न किया हूँ, अभी मैंने बायोलॉजी मान लीजिए मैंने बायोलॉजी लर्न किया है, क्योंकि मैंने लर्न नहीं किया, मैंने उसको समझा है। अगर मैंने जो समझा है ये बायोलॉजी, वो मेरे डीएनए में नहीं जाएगा, वो मेरे दिमाग में जाएगा। दिमाग के सेरिब्रम हिस्से में आप जो लर्न करते हैं वह सब चीज़ें जाती है। किस में जाती है? सेरिब्रम नाम के हिस्से में याद की हुई चीज़ें जाती है, वह दिमाग में होता है। और डीएनए के अंदर कौन सी चीज़ें होती है? मतलब जैसे कि जो काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मतलब मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पल पे, 2 आँखें, 1 नाक, उसके अंदर 2 ये क्या कहते हैं, 2 होल, 1 जीभ, 32 दांत, 2 हाथ, 2 पैर। तो इन सब चीज़ों की जो जानकारी होती है वो डीएनए में होती है। ये देखिए, डीएनए का जो शेप होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है। देखिए, इस तरह का आरएनए होता है। मतलब रुकिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। ये देखिए, डीएनए कुछ इस तरह का होता है। उसके अंदर एक ऐसी लाइन होती है और उसके अंदर ऐसे लाइन में क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। देखिए, अगर क्रोमोसोम को अगर आप और जूम करके देखेंगे तो वो रिंग शेप में आएंगे, पर जब हम इस तरह से देखते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं और ज़्यादा जूम करके ना, तो वो इस प्रकार का दिखता है। और अगर आपको डीएनए देखना है तो फिर वो इस प्रकार का रहेगा। इसके ऊपर एक और लाइन आ जाएगी। मतलब ये जो मैंने इस तरह की लाइन निकाली थी ना, उसके अंदर एक और उसके ही जोड़े में इस तरह की लाइन आ जाएगी और उसके अंदर भी ऐसे ऐसे लाइन जुड़ जाएगी। देखिए, अभी मेरे पास बोर्ड नहीं है, कुछ दिनों में मैं बोर्ड मंगा लूँगा, जिस पे फिर मैं आपको बड़ा इमेज दिखा दूँगा। इसमें आपको ठीक से अभी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये किताब है, तो फिर मैं आपको बोर्ड पे बड़ा दिखा दूँगा फ़ोटो। तो ये जो बीच में लाइन है ना, एक क्रोमोसोम है जो कि रिंग में होती है। अभी इस प्रकार से ऐसे ही दिखती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, डीएनए को चेंज भी किया जा सकता है, पर डीएनए चेंज करने पर रोक लगाया गया है। क्योंकि देखिए, डीएनए चेंज कैसे होता है, कुछ डॉक्टर लोग, पहले के टाइम पे डॉक्टर लोग जो चोर टाइप के होते थे, वो लोग क्या करते थे? डीएनए चेंज कर देते थे बच्चों लोग का, तो बच्चे लोग अपंग पैदा होते थे। पर पहली बार डीएनए को चेंज किया था हरगोविंद खुराना ने, वो भी भारतीय ही थे। पहली बार डीएनए को चेंज किया था
हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, जो मैंने आपको इस तरह का जो शेप दिखाया ना डीएनए का, उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जो बीच में लाइन होती है वो तो क्रोमोसोम होती है, पर जो इस तरह की जो मैंने आपको लाइन बताया ना, जो कि जोड़े में होता है, उसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर देखिए दो चीज़ें होती है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरस। अब सीबीएसई बोर्ड वाले फास्फोरस को बोलेंगे फास्फोरस, पर हिंदी में उसको फास्फोरस ही लिखते हैं, तो हम फास्फोरस ही पढ़ेंगे। तो क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड तथा फास्फोरस। फास्फोरस उधर ही खत्म हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड आगे बढ़ता है। देखिए, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो 1 मिनट रुकिए। देखिए, मैं आपको डायग्राम नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर मैं फ्रंट कैमरे से आपको दिखाऊंगा तो वो चीज़ आपको उल्टी दिखेगी, क्योंकि देखिए ये आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, तो फिर फ्रंट कैमरे से आपको उल्टा ही दिखाई देगा। तो देखिए, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है उसके ना 2 ब्रांचेस होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, फास्फोरस तथा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर भी 2 ब्रांचेस होते हैं, फास्फोरस उधर ही खत्म हो जाता है, उसकी एक भी ब्रांच नहीं होती। न्यूक्लियोसाइड की 2 ब्रांचेस होती है, उसके अंदर होता है शुगर तथा नाइट्रोजन बेस। तो शुगर के अंदर देखिए 2 पार्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी है, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, राइबोज तथा डाइऑक्सिक राइबोज। राइबोज मतलब आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो फिर जो राइबोज शुगर रहेगा तो आरएनए में आ जाएगा, और जो डाइऑक्सिक राइबोज रहेगा वो आएगा डीएनए में। तो फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो दोनों में होता है, क्योंकि हमारे अंदर आरएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंगल होता है, डीएनए के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड डबल होता है। देखिए, कभी कभी थोड़ा जबान लपलपा जाती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन बेस का। शुगर तो आपको समझ में आ गया होगा, डाइऑक्सिक राइबोज शुगर या राइबोज शुगर, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। नाइट्रोजन बेस के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, प्यूरिन तथा पाइरिडमिन। क्या होता है? प्यूरिन और पाइरिडमिन, प्यूरिन और पाइरिडमिन, पाइरिडमिन, प्यूरिन और पाइरिडमिन, प्यूरिन और पाइरिडमिन। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था ना कि जीन के अंदर क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उसके अंदर यही होता है। तो जो नाइट्रोजन बेस के अंदर होता है प्यूरिन तथा पाइरिडमिन, इन दोनों में से क्या हो? एडेनिन एक, पाइरिडमिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 हुए। तो इन दोनों में से प्यूरिन और पाइरिडमिन को 2-2 इक्वल चले जाते हैं, एजी इधर, टीसी इधर। एजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनिन तथा ग्वानिन। और टीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पाइरिडमिन तथा टीसी होता है। टीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। ठीक है, तो फिर ये देखिए, आपको पहले करना क्या है, आपको ऐसा लिखना है, ऊपर पेज पे ए लिखिए, नीचे जी लिखिए, फिर ए के साइड में टी लिखिए और जी के साइड में सी लिखिए। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। लेफ्ट साइड का आएगा प्यूरिन में, राइट साइड का आएगा पाइरिडमिन में। आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है, जिसमें से एडेनिन तथा ग्वानिन प्यूरिन में होता है और थाइमिन तथा साइटोसिन होता है पाइरिडमिन में। देखिए, एक और मैं आपको फनी ट्रिक बताता हूँ। प्यूरिन के अंदर क्या होता है? ए जी, एडेनिन तथा ग्वानिन। ए जी का फुल फॉर्म क्या होता है? अबे गधा। देखिए, आपको जब आपकी शादी होगी, मतलब जब कुछ भी होगा, जो आपकी वाइफ रहेगी ना, आप सुने होंगे ए जी का फुल फॉर्म क्या होता है? अबे गधा। और सुनिए जी का मतलब क्या होता है? सुन रहे गधा। तो फिर ये थोड़ा फनी ट्रिक्स था, तो आपको ये समझ में आ गया। प्यूरिन के अंदर ए जी, पाइरिडमिन के अंदर टी सी, काफ़ी ज़्यादा ईजी है ये। आरएनए के अंदर ना, जो आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं पाया जाता। आरएनए के अंदर क्या नहीं होता?
थाइनीन। क्या नहीं होता? थाइनीन। उसके जगह ना थाइनीन की जगह होता है यूरेसिन। क्या होता है? यूरेसिन। अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको? एनी डाउट? तो अब आगे देखते हैं। डीएनए से डीएनए भी बनाया जा सकता है। मतलब डीएनए से डीएनए बनाया कैसे जा सकता है कि मान लीजिए आप बंदर का डीएनए लगा दिए किस में? कुत्ते में, तो कुत्ता क्या करने लगेगा? पेड़ पे चढ़ने लगेगा, हाँ 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 हाँ, बंदर खाने लगेगा। बंदर खाने नहीं लगेगा, फल खाने लगेगा वो। जहाँ तक मैं जानता हूँ कुत्ते तो अक्सर नॉनवेज ही खाते हैं, वो लोग कुछ भी खा लेते हैं जो पड़ा होता है। पर बंदर काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं, तो फिर कुत्ते के अंदर बंदर जैसे गुण आ जाएंगे। तो डीएनए से डीएनए क्या कहलाता है? मतलब डीएनए से अगर आप डीएनए बनाते हैं, वो जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? रेप्लिकेशन। क्या होता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए हमारे पास पहले जो दवाइयाँ थी, जो हमारे पास मशीन्स थी, वो सिर्फ डीएनए को पहचान पाती थी। जो आरएनए वायरस वगैरह आते थे उनको वो नहीं पहचान पाती थी। जो कोरोना वायरस था वो आरएनए था, और हमारे पास डीएनए की दवाइयाँ थी। हमारे पास डीएनए का, हमारे पास मशीन थी डीएनए की जांच करने वाली। तो हमको क्या करना पड़ता था? आरएनए से पहले डीएनए बनाना पड़ता था, फिर डीएनए बनाने के बाद कोरोना की जांच होती थी। मतलब देखिए ना, आप कोरोना टेस्ट कराने जाते थे ना, तो फिर आपके अंदर अगर कोरोना होता था, उसको आरएनए से डीएनए बनाते थे, फिर देखते थे क्या है पूरा उसके अंदर। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता था। आरएनए से डीएनए का काम क्या हो? आरएनए से डीएनए का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं हम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। कभी कभी हमको डीएनए से आरएनए बनाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर डीएनए से आरएनए का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। आपने उधर रिवर्स रेप्लिकेशन पढ़ा? नहीं, सॉरी, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए होता है। डीएनए से आरएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन। अपने आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा, तो डीएनए से आरएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। देखिए जरा खांसी वांसी हो गई तो जरा आवाज़ बीच में से पतली आने लगती है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए जो आरएनए होता है ना, वो टुकड़े होते हैं प्रोटीन के। जो मैंने आपको बताया आरएनए के अंदर ऐसे ऐसा होता है, एक सिंगल होता है, और डीएनए के अंदर ऐसा डबल स्ट्रक्चर होता है, वो जोड़े में होते हैं। तो फिर जो हमारा ये होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोसाइड। जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोसाइड होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो बॉडी होती है, वो बनी होती है प्रोटीन से। अगर देखिए आरएनए के अंदर सिंगल होता है, अगर आपको आरएनए से उस जो पॉलीन्यूक्लियोसाइड है उसमें से प्रोटीन निकालना है, उसके टुकड़े कर देना है। अगर आप उसे टुकड़े कर देंगे तो वो प्रोटीन बन जाएगा। अगर आपको आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो वो जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेप्शन, ट्रांसलेप्शन। देखिए डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेप्शन। ये देखिए 4 पार्ट्स होते हैं, और ये जो 4 पार्ट्स होते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेप्शन, इन चारों पार्ट्स को कहते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं? पॉलीमर चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम? पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो हमारा जो डीएनए का पार्ट है वो खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आरएनए के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। तो मैं जब आपको प्रीवियस क्लास ले रहा था, मतलब इसके पहले जो आपने क्लास देखा, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जीव द्रव्य को हम अंग्रेजी में कहते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए मैंने वह गलत बताया था, माफ़ कर दीजिएगा, वो मुझसे गलती हो गई। देखिए मैं आपको बताता हूँ
केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे हम कहते हैं केंद्रिका द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो कोशिका के बीच में जो द्रव्य भरा होता है जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य को हम कहते हैं इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। हम जीव द्रव्य को नहीं कहते साइटोप्लाज्म, हम कहते हैं कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म। तो जो हमारा जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य किसको मिलकर बनता है? न्यूक्लियोप्लाज्म तथा साइटोप्लाज्म को मिलकर, केंद्रिका द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य को मिलकर। अब ये दोनों कभी मिलते नहीं हैं, इन दोनों को मिलाकर बताया जाता है, मतलब ये दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से अगर इन दोनों में से अगर एक चीज़ भी नहीं रहेगा तो इंसान जी नहीं पाएगा। तो फिर दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उसे हम कहते हैं जीव द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? जीव द्रव्य को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। तब तक के लिए जय हिंद।